नारायण हरि। हेलो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मौर्याज। मौर्य डायनेस्टी का मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, उनका जो आर्मी होती थी उसका प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाते थे, ये हम लोगों को आज की क्लास में डिस्कस करना है। इससे पहले की क्लासेस में हम लोगों ने मौर्याज का सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन और स्पाई एडमिनिस्ट्रेशन डिटेल में डिस्कस किया है। उसके लिए यू कैन गो टू द अर्लियर वीडियोज़ में आप लोग उसको देख सकते हैं। तो आज के जो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन है इसमें जो हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, एक तो ये डिस्कस करेंगे फर्स्ट पॉइंट कि इनके इंपॉर्टेंट बोर्ड्स कौन से होते थे। इनके 6 बोर्ड्स थे, वो कौन कौन से बोर्ड होते थे वो हम डिस्कस करेंगे। सेकेंडली हम डिस्कस करेंगे आर्मी जो थी उसकी कॉम्पोजिशन कैसी थी, ये फोर्सेस के जो सोल्जर्स थे उन सोल्जर्स को कहाँ से रिक्रूट करते थे, कौन कौन से सोर्सेज थे जहाँ से ये अपने सोल्जर्स को रिक्रूट करते थे। सेकेंड पॉइंट में भी डिस्कस करेंगे। थर्ड पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे इनके वॉर वेपन्स कैसे होते थे, ऑफेंसिव वॉर वेपन्स कैसे थे और डिफेंसिव वॉर वेपन्स क्या होते थे। फोर्थ पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्ट्स इनके यूज़ करते थे, जो किले जो लैंड के ऊपर अलग होता था, वाटर के अंदर कैसे होता था, या उसके बाद डेजर्ट में कैसे इनके फोर्ट्स बने होते थे, उन फोर्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। और उसके साथ साथ फॉरेस्ट फोर्ट्स भी होते थे, इन फोर्ट्स से ये लोग कैसे अटैक करते थे और कैसे अपने आप को बचाते थे, उन फोर्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इनकी वॉर टैक्टिक्स क्या होती थी, एक्चुअली बैटल फील्ड के अंदर जब इनकी वॉर हो रही होती थी तो उस वॉर में इनकी क्या स्ट्रेटेजीज होती थी, ये पॉइंट भी हम डिस्कस करेंगे। और इसके बाद इनकी सैलरीज वगैरह जो ये अपनी फोर्सेस को देते थे वो डिस्कस करेंगे। तो अभी फर्स्ट पॉइंट में हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो मौर्यस की आर्मी है उसको डिफरेंट स्कॉलर्स ने डिस्क्राइब किया है। जैसे प्लिनी है, इंपॉर्टेंट रोमन स्कॉलर है, उन्होंने बोला कि इनकी जो इन्फेंट्री थी दैट वाज 6 लाख इन्फेंट्री, 6 लाख पैदल सैनिक फुट सोल्जर्स थे मौर्यस आर्मी के अंदर। 30,000 कैवलरी थी। 30,000 कैवलरी मतलब जो घुड़सवार होते थे, जो जो राइड करते थे सोल्जर, हॉर्स राइडर्स 30,000 थे। 9,000 चैरियट्स, रथ होते थे इनके पास 9,000, जिसमें ऑक्स भी यूज होते थे, बुलॉक्स कार्ट्स होती थी और उसके साथ साथ हॉर्सेज भी यूज होते थे। तो ये प्लिनी ने इनका एक डिस्क्रिप्शन दिया है कि हाउ द आर्मी ऑफ द फोर्सेज और द मिलिट्री ऑफ द मौर्याज वाज। प्लूटार्क और एक ग्रीक स्कॉलर है, उन्होंने बोला कि इनके पास 6 लाख इन्फेंट्री थी। जस्टिन ने मौर्य आर्मी को सिर्फ बैंड ऑफ डेकॉइट्स बोला है कि ये एक दस्युओं का या डाकुओं का एक ग्रोह था। मैगास्थनीज ने, जो एक इंपॉर्टेंट स्कॉलर हैं जिन्होंने इंपॉर्टेंट बुक भी लिखी है इंडिका, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स टू नो द मौर्यन डायनेस्टी, उन्होंने मौर्यस के आर्मी को प्रॉपरली डिस्क्राइब किया है। उन्होंने ये बताया है कि मौर्यस की आर्मी जो थी वो 30 मेंबर्स की काउंसिल होती थी पहले। उस काउंसिल के अंदर 30 मेंबर्स होते थे और वो 6 कमेटीज के अंदर 6 कमेटीज में डिवाइड होते थे और हर कमेटी के अंदर 5 मेंबर्स होते थे। 6 इंटू 5 इज इक्वल टू 30। तो 30 मेंबर्स की काउंसिल होती थी जो पूरी आर्मी को लुक आफ्टर करती थी और उसको डायरेक्शंस देती थी। तो इसमें जो 5 मेंबर्स जो होते थे हर कमेटी के अंदर, या 6 बोर्ड्स थे या 6 कमेटी आप बोल सकते हैं उसको। तो फर्स्ट बोर्ड जो था वो इन्फेंट्री का था। इन्फेंट्री मतलब जो फुट सोल्जर, जो पैदल सैनिक होते थे, उनका जो उसको उनकी जो टुकड़ी होती थी या फोर्स होती थी उसको हम फर्स्ट बोर्ड में बोलते थे और वो इन्फेंट्री होती थी, जिसका हेड जो होता था वो पट्या अध्यक्ष उसको बोलते थे, पट्या अध्यक्षा। सेकंड बोर्ड जो था वो कैवलरी का होता था, जो हॉर्स राइडर्स होते थे उनको अश्वाध्यक्षा उनका हेड होता था। थर्ड बोर्ड था चैरियट्स का, जो रथ चलाते थे, उनका हेड होता था रथाध्यक्षा। फोर्थ बोर्ड जो था वो एलिफेंट्री का था और जिसमें जो हेड होता था एलिफेंट्री बोर्ड का या कमेटी का, दैट वाज नोन एज द हस्ती अध्यक्षा। फिफ्थ बोर्ड जो होता था वो नेवल फोर्सेस का था अंडर द हेड ऑफ द नवा अध्यक्षा। सिक्स्थ बोर्ड जो ट्रांसपोर्ट और फूड वेपन्स का होता था ड्यूरिंग द वॉर के टाइम में फूड सप्लाई करना, मेडिसिन सप्लाई करना, वेपन सप्लाई करना, दैट वाज द टास्क दैट वाज गिवन टू दिस पर्टिकुलर सिक्स बोर्ड एंड दैट बोर्ड वाज द बोर्ड ऑफ द ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड एंड द वेपन्स। तो 6 बोर्ड होते थे और इसके अंदर 5 मेंबर्स होते थे और टोटल 30 मेंबर्स थे। ये 30 मेंबर्स जो थे ये पूरा मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे मौर्यास की मिलिट्री का, उनका प्रशासन चलाते थे। कैसे ये आर्मी स्ट्रेटेजीज बनाते थे, कैसे ये 30 मेंबर्स की जो काउंसिल है वो किस तरह से आर्मी को डील करेगी, लीड करेगी, जिससे कि सक्सेस ली जा सके। सैलरीज जो होती थी इसमें 48,000 पनास, जो उस टाइम की एक करेंसी थी, वो वहाँ के कमांडर इन चीफ को मिलती थी।
कौटिल्य ने इसके बाद कौटिल्य ने डिस्क्राइब किया है, द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र, उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि जो आर्मी जो थी वो किस तरह की बनी होती थी, उसके अंदर सोल्जर्स जो थे वो किस सोर्सेज से उनके सोल्जर्स आते थे। फर्स्ट पॉइंट इज द परमानेंट फोर्सेस। परमानेंट फोर्सेस को कौटिल्य ने बोला है उनको मॉल बोलते थे। तो फर्स्ट जो उनकी परमानेंट फोर्सेस होती थी, 24 आवर्स फोर्सेस होती थी, उनको हम मॉल बोलते थे, जो हमेशा मौर्य के अंतर्गत रहती थी। दैट वाज नोन एज द परमानेंट फोर्सेस, और मॉल उनको बोला जाता था। फोर्सेस ऑन रेंट, उसके साथ साथ ये कुछ फोर्सेस एट द टाइम ऑफ वॉर रेंट पर भी लेते थे, जिसको बाद में पैसा दिया जाता था, उनको बोला जाता था बृहतक, BRAHATAK, बृहतक बोला जाता था। फिर कुछ फोर्सेज ऑफ ऑन प्रोफेशन भी होते थे, उसके साथ साथ कुछ प्रोफेशनल सोल्जर्स भी होते थे जो एट द टाइम ऑफ द वॉर दे ज्वाइंड द मौर्यन आर्मी और द मौर्यन मिलिट्री, उनको बोला जाता था श्रेणी फोर्स। उसके साथ एक और फोर्स का ग्रुप होता था जिसको बोलते थे फोर्सेज ऑफ एलाइड नेशंस। तो कौटिल्य ने सप्तांग थ्योरी दी है, जैसे आप लोग जानते हैं कौटिल्य गेव सप्तांग थ्योरी, और उसमें 7 पार्ट्स बताए हैं। स्टेट जो है वो 7 पार्ट्स की बनी है, जैसे ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी डिफरेंट लिम्स की बनी है, टिश्यूज हैं, सेल्स हैं। सो इसी तरह से जो आर्मी थी उसमें एक एलाइड फोर्सेज भी होती थी, जो हमने डिस्कस अभी किया। डिफरेंट फोर्सेज है, परमानेंट फोर्स था, फोर्सेज ऑन रेंट था, फोर्सेज ऑफ प्रोफेशन था, फोर्सेज ऑफ एलाइड नेशंस। तो जो स्टेट्स मौर्यास के एलाइड नेशंस होते थे, जो इनके मित्र राज्य बोल सकते हो आप, जैसे एक एनिमी फोर्सेज होती हैं और दूसरी होती हैं एलाइड फोर्सेज। तो एलाइड नेशंस जो होते थे उनकी फोर्सेस भी एट द टाइम ऑफ द वॉर दे वुड यूज, सो दैट वाज नोन एज द एलाइड फोर्सेस। उसके साथ साथ फोर्सेस बाय कैप्टिव सोल्जर्स, इफ देयर वाज अ वॉर बिटवीन द 2 रूलर्स एंड वन रूलर डिफीटेड द अनदर रूलर, तो जो रूलर डिफीट हुआ है, जिस रूलर की हार हुई है, उसकी फोर्स को भी विनर किंग अपनी फोर्स के अंदर इंक्लूड कर लेता था। तो वो जो फोर्सेस बनती थी उसको बोलते थे नॉन एलाइड फोर्सेस। एक तो एलाइड फोर्सेस हो गया जो उनको कॉपरेट कर रहे हैं, जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, वो उनके जो स्टेट्स उनको सपोर्ट कर रही हैं, उनकी जो फोर्स थी दैट वाज द एलाइड फोर्स। और जिनके साथ उनकी वॉर हो रही है और वॉर को में जीतने के बाद जब उन्होंने उनको वॉर में डिफीट कर दिया है, तो उनकी जो फोर्स होती थी दैट वाज द फोर्सेस बाय द कैप्टिव सोल्जर्स, दैट वाज नोन एज द नॉन एलाइड फोर्सेस। उसके साथ साथ ये लोग फॉरेस्ट फोर्सेस को भी यूज करते थे। फॉरेस्ट में जो ट्राइबल एरियाज था, तो वहाँ की जो ट्राइबल फोर्स होती थी दैट वाज ऑल्सो यूज्ड बाय द मिलिट्री और द in the military administration or in the military forces of the Mauryas. So हमने different forces को डिस्कस किया। जो आर्मी की जो फोर्स थी इनकी, वो किसकी बनी हुई थी, उसकी कॉम्पोजिशन क्या थी। फर्स्ट इट वॉज द परमानेंट फोर्स, सेकेंड वॉज द फोर्स ऑन रेंट, थर्ड वॉज द फोर्स ऑन प्रोफेशन, fourth was the force of allied nation, forced by the captive soldiers, and last is the force of the forest. तो इतने इस तरह के different type of soldiers different sources से collect करते थे, and that's why they had a huge army. इसीलिए प्लिनी ने या प्लूटार्क ने बोला है कि उनकी जो इन्फेंट्री थी वो 6 लाख थी, 6 लाख सोल्जर्स थे, 30,000 कैवलरी थी, 9,000 चैरियट्स थे, अराउंड 8,000 एलिफेंट्स थे। तो इतनी बड़ी आर्मी मौर्यास के पास थी, एंड डेफिनेटली दे नीडेड सच ए बिग आर्मी, एंड बिकॉज ऑफ दैट लार्ज आर्मी दे वर एबल टू रूल इंडिया फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड नॉर्थ टू साउथ इन दैट पीरियड। इसीलिए मगध की जो आर्मी थी, नंदवंश के पास भी एक बहुत बड़ी आर्मी थी, तो नंद को ओवर पावर करने के बाद ही मौर्यास के हाथ में पावर आई थी। तो इतनी बड़ी कंट्री को रूल करने के लिए उनके पास इतनी बड़ी आर्मी होना बहुत ज़रूरी भी था, और दैट्स वाई वो उस आर्मी को प्रॉपरली सैलरी भी अच्छी सैलरी देते थे। दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट पॉइंट्स। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट होगा, इनके वेपन्स क्या होते थे। तो वेपन्स, वो 2 तरह के वेपन्स थे, और जो पूरा वेपन डिपार्टमेंट होता था दैट वाज अंडर द अयुद्धगार अध्यक्ष। अयुद्धगार अध्यक्ष जो होता था उसके पास इनके उसको बोला जाता था इंचार्ज, जो अयुद्धगार अध्यक्ष होता था। अब इनके जो अटैकिंग वेपन्स होते थे, अटैकिंग वेपन्स में मेन इंपॉर्टेंट जो होते थे वो एक तो बोज होती थी जिनको हम कमान बोलते हैं, एरोज होती थी, तीर होते थे, सॉर्ड्स तलवारें होती थी, लेसिस होते थे। तो बोज जो थे वो बेसिकली इनके बड़े साइज में होते थे, जितना हाइट का करीब इनका सोल्जर होता था उसी की अकॉर्डिंग हाइट के इनके बोज होते थे। और बोज को जमीन पर रखते थे, ये लेफ्ट पैर से उसको प्रेस करते थे नीचे से, और फिर उसके स्ट्रिंग को खींचकर ये लोग एरो चलाया करते थे। तो इनके ये अटैकिंग वेपन्स थे। डिफेंसिव वेपन्स में इनके पास आर्मर्स होते थे, शील्ड्स होती थी और बकलर्स होते थे, जिससे ये अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करते थे। तो दे हैड बोथ द अटैकिंग वेपन्स एज वेल एज द डिफेंसिव वेपन्स ऑल्सो।
उसके साथ साथ निस्त्रिम्सा का भी एक इंपॉर्टेंट वेपन था इनके पास, जिसको बोला जाता था निस्त्रिम्सा, NISTRIMSA, निस्त्रिम्सा। ये 2 हैंडेड स्प्लैशिंग स्वॉर्ड्स होती थी, ये दोनों हाथों से जो तलवारें चलाई जाती थी, निस्त्रिम्सा उसको बोला जाता था। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इनके इंपॉर्टेंट फोर्ट्स, किले। डिफरेंट डिफरेंट किले इन लोगों ने बनाए हुए थे। जमीन के ऊपर अलग होता था, पानी के अंदर अलग होता था, फॉरेस्ट को अलग किला होता था जंगलों का, उसके साथ साथ डेजर्ट फोर्ट अलग होते थे। तो इन फोर्ट्स का मतलब ये है कि जैसे जल दुर्ग है तो दैट वाज द वाटर फोर्ट जो नेवल फोर्सेस यूज करती थी। उसके बाद होता था मारुदुर्ग। मारुदुर्ग जो होता था वो डेजर्ट फोर्ट बोलते थे, दैट वाज सराउंडेड बाय एरिड एरिया। तो ये फोर्ट्स वहाँ बनाते थे और उसके चारों तरफ या तो वो पानी में अपना फोर्ट बनाएंगे, अपनी नेवी को इस तरह से वहाँ पर ये लोग अपॉइंट करते थे कि वो एक पूरा फोर्ट बनता था। अब पानी के अंदर इनके ऊपर अगर अटैक होगा वाटर में, तो ये तो ऑलरेडी अपने फोर्ट्स के अंदर है, इनकी तो सिक्योर्ड पोजीशन है, और जो इनके ऊपर अटैक कर रहा है पानी में, तो वो जो आ रहा है इनकी तरफ, क्योंकि ये तो पहले से वहाँ एस्टेब्लिश है, वाटर फोर्ट इन्होंने बना हुआ है, तो ये तो उसके अंदर एस्टेब्लिश है। अब जो नई फोर्स इनके ऊपर अटैक कर रही है बाय द जो, और वो वाटर के रास्ते आ रही है, तो उनकी पोजीशन इतनी स्ट्रांग नहीं है अभी, तो ये उनको वहीं पानी में ही जो थे डिफीट कर देते थे। तो दैट वाज द वर्क ऑफ द जल दुर्ग। इसी तरह से मारुदुर्ग होता था। मारुदुर्ग जो होता था, उस फोर्स के उस फोर्ट के चारों तरफ ये लोग रेत डाल देते थे, या रेतीली एरियाज के अंदर वो बना होता था। अब रेत के एरियाज के अंदर जहाँ पर जो रेत होगा, जो डेजर्ट एरिया होगा, वहाँ पर चलना, जो फोर्स इनके ऊपर अटैक करेगी उसको रेत के अंदर चलना बड़ा मुश्किल होगा। और ये लोग पहले से ही एस्टेब्लिश हैं वहाँ पर, इन्होंने अपना फोर्ट बनाया हुआ है, अपनी फोर्सेस को इन्होंने वहाँ पर पहले से ही अपॉइंट किया हुआ है। तो ये जो नई फोर्स इनके ऊपर अगर कोई अटैक करने के लिए आती थी, तो ये उस डेजर्ट फोर्ट या मारुदुर्ग जिसको बोलते थे, उससे उनको अटैक कर लेते थे, क्योंकि ये ऑलरेडी वेल प्लान्ड होते थे। दूसरा गिरिदुर्ग होते थे, हिल फोर्ट्स, जो ये पहाड़ों के अंदर बनाते थे। पहाड़ों में छुप के दुर्ग बना लिया इन्होंने। अब जो लोग छुपे हुए हैं उनको देखना मुश्किल है। जो लोग बाहर प्लेन एरिया से इनके ऊपर अटैक करेंगे, चाहे वो जल दुर्ग में अटैक करें या मारू दुर्ग में अटैक करें या हिल के फोर्ट में फॉरेस्ट में अटैक करें, तो छुपे हुई फोर्सेस को ढूंढना मुश्किल है। लेकिन जो छुपे हुए लोग हैं, जो ऑलरेडी हाइड हैं, उनको बाहर के लोगों को देखना बहुत आसान है। अगर हम अपने आप को या कोई फोर्स अपने आप को किसी बिल्डिंग के अंदर बंद कर ले, तो बिल्डिंग के अंदर बाहर से उनको देखना बड़ा मुश्किल है, कहाँ बिल्डिंग में छुपे हुए हैं। पर जो ऑलरेडी बिल्डिंग के अंदर हैं, वो बाहर वालों को बहुत इजीली देख सकते हैं और उनके ऊपर अटैक भी कर देंगे, और उनके अटैक जो है वो सक्सेसफुल होंगे एज कम्पेयर टू द दोज फोर्सेज हु आर द आउटस्टैंडिंग आउटसाइड फोर्सेज। तो इसी तरह से जल दुर्ग हुआ, मारू दुर्ग हुआ, गिरी दुर्ग हुआ, फिर वना दुर्ग हुआ, फॉरेस्ट का दुर्ग था जो सराउंडेड बाय द डेंस फॉरेस्ट। उसके बाद स्थल दुर्ग, जिसको माही दुर्ग भी बोलते थे, जो इन्फेंट्री फोर्ट होता था, जहाँ पर जहाँ पर ये फुट सोल्जर्स आपके के अपॉइंट होते थे। तो डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्ट्स थे कौटिल्यास के, अकॉर्डिंग टू द कौटिल्य अर्थशास्त्र। इसके बाद हम इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं कि जब ये बैटल फील्ड के अंदर जाते थे, तो बैटल फील्ड के अंदर इनकी क्या स्ट्रेटेजी रहती थी, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, एंड दैट इज नोन एज द वॉर टैक्टिक्स और द वॉर स्ट्रेटेजीज। देखिए, तो इसमें ये लोग क्या करते थे, दे कंबाइंड सेवरल ग्रुप ऑफ वेपन्स। तो एक इनकी जो पहले क्या होता था, इनकी एक बटालियन होती थी, और बटालियन डिफरेंट कंपनीज में डिवाइड होती थी, और कंपनीज डिफरेंट यूनिट्स के अंदर डिवाइड होती थी। अब एक यूनिट जो है, उस यूनिट के अंदर ऐसा नहीं है कि सभी आर्चर्स होते थे, या सभी के पास स्वॉर्ड होती थी, या सभी के पास डैगर्स होते थे, या सभी के पास एरोज होते थे। सबके जो उनके पास जो सोल्जर्स होते थे, उनके पास डिफरेंट टाइप ऑफ वेपन्स होते थे। तो एक यूनिट, इनकी जो पेक्युलरिटी थी, जिसको वी ए स्मिथ ने, जो एक इंपॉर्टेंट हिस्टोरियंस हुए हैं, डॉक्टर विंसेंट एडम स्मिथ, उन्होंने भी बहुत अप्रिशिएट किया है इनकी फोर्सेस टैक्टिक्स को, कि एक यूनिट के अंदर डिफरेंट वेपन्स के सोल्जर्स इनके पास होते थे। कैसे, ये भी मैं आपको डिस्कस करता हूं। दे कंबाइंड सेवरल ग्रुप्स ऑफ वेपन्स। उसके अंदर जेवलिन भी होते थे, स्पीयर्स भी होते थे, स्वॉर्ड्स भी होती थी, डैगर्स भी होते थे, निस्त्रिम्सा भी होते थे, और ट्रेंड, और उनको इस तरह से ट्रेंड किया जाता था कि वो डिफरेंट ग्रुप्स में हैं, वो डिफरेंट टाइप ऑफ वेपन्स हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ वेपन्स होने के बाद भी वो एक ग्रुप की तरह लड़ लेते थे। दैट वॉज देयर पेक्युलर फीचर। कैसे होता था ये, जैसे एक यूनिट थी, तो एक यूनिट के अंदर 3 आर्चर्स होते थे। 3 आर्चर्स का मतलब जो धनुष बाण रखते थे, 3 लोग होते थे वो, या तो वो स्पीयर्स भाले रखते थे या धनुष बाण रखते थे, या उसमें से ऐसे भी हो सकता था कि 2 लोगों के पास भाले और एक के पास धनुष है, और या 2 के पास धनुष है और एक के पास भाला है, और वो लोग एक एलिफेंट के ऊपर राइड करते थे। एलिफेंट के ऊपर बैठे होते थे 3 आर्चर्स, और उनके चारों तरफ कैवलरी मैन होते थे, घुड़सवार होते थे, जो जिनके पास जेवलिन्स और भाले होते थे।
उस और भाले और स्पीयर्स होते थे, और उसके साथ साथ उनके साथ 5 तलवार वाले सोल्जर्स भी होते थे, 5 स्वॉर्ड सोल्जर्स भी होते थे। तो ये जो एक यूनिट बनी, इसको हम कैसे काउंट करते हैं? 3 आर्चर्स थे, आप देख सकते हैं इधर 3 आर्चर्स थे, प्लस 3 चैरियट्स, प्लस 5 सोल्जर्स, और एक महावत जो एलिफेंट को राइड करता था, एलिफेंट को जो चलाता था। तो 3 + 3 6 + 5 11 + 1 12। तो 12 सोल्जर्स होते थे, प्लस 1 एलिफेंट और 3 हॉर्स, ये जाकर एक यूनिट बनती थी। तो एक 1 यूनिट में क्या क्या हुआ? 3 तो इनके पास इनके आर्चर्स हो गए, 3 इनके पास कैवलरी सोल्जर्स होते थे, कैवलरी फोर्स, और उसके साथ 5 स्वॉर्ड मैन होते थे। तो 3 + 3 + 6 + 5 11 + 1 12 मैन प्लस 1 एलिफेंट प्लस 3 सोल्जर्स, 3 हॉर्सेज, ये मिलाकर एक यूनिट बनती थी। अभी एक यूनिट, अब इस तरह की एक यूनिट जब 3 यूनिट में या में कन्वर्ट होती थी, या 1 + 1 + 1 3 यूनिट हो गई, तो वो एक कंपनी बन जाती थी। 3 कंपनियां जब मिल जाती थी तो एक बटालियन बनती थी। तो इस तरह से डिफरेंट बटालियंस की अलग अलग स्ट्रेटेजीज होती थी, और उन स्ट्रेटेजीज को ये फॉलो करते थे ड्यूरिंग द वॉर। और उसके साथ साथ जो 6 बोर्ड हमने भी डिस्कस किया था आपके साथ, जिसमें ट्रांसपोर्ट, फूड और मेडिसिन का जो बोर्ड होता था, वो बोर्ड भी आर्मी में बैटलफील्ड में साथ रहता था। जब जहां उनको किस वेपन की ज़रूरत है, डिफेंसिव वेपन की, ऑफेंसिव वेपन की, फूड की ज़रूरत है, या मेडिसिन की ज़रूरत है, या फिजिशियंस की ज़रूरत है, वैद्य की ज़रूरत है, तो वो उस बोर्ड के अंदर रहता था, जिसमें जो सोल्जर्स वॉन्डेड हो गए हैं, घायल हो गए हैं, उनको प्रॉपरली फर्स्ट एड मिल सके। तो अब इनके बाद एक वेल पेड सैलरीज भी, ये लोग बहुत अच्छी सैलरीज भी देते थे। दैट इज़ वाई कौटिल्य हिमसेल्फ वॉज एन इकोनॉमिस्ट फ्रॉम तक्षशिला यूनिवर्सिटी, ग्रेजुएटेड ही वॉज। तो उनका ये, कौटिल्य का ये मानना था कि जब तक हम अपने सोल्जर्स को किसी भी डिपार्टमेंट में, नॉट ओनली इन द मिलिट्री डिपार्टमेंट, इधर इट वाज द सेंट्रल, प्रोविंशियल, मिलिट्री, जुडिशियल, रेवेन्यू, स्पाई, जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, डिफरेंट अध्यक्ष हैं, उन सबको आपको प्रॉपरली सैलरी देनी होगी। जब उनको प्रॉपरली सैलरी देंगे तभी वो गलत तरीकों से पैसा कमाने की कोशिश नहीं करेंगे और होल डिवोटेड होकर वर्क करेंगे। तो दैट्स वाई दे लेड मच एम्फेसाइज्ड ऑन गिविंग ए वेरी गुड सैलरी। और इसमें जो कमांडर इन चीफ था, उसकी सैलरी होती थी 48,000 पना। तो 48,000 पना की सैलरी होती थी कमांडर इन चीफ की। सुपरिटेंडेंट्स और कमांडर्स की जो सैलरी होती थी, दैट वाज इन बिटवीन अराउंड 2,000 to 8,000 पना उनकी करेंसी होती थी, जैसे आज हम लोग रुपीज यूज करते हैं। तो सोल्जर्स की जो सैलरी होती थी, दैट वाज 500 पनाज। अब डॉक्टर वी एस स्मिथ ने इनको अप्रिशिएट किया है कि नो सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन इज रिकॉर्डेड एल्सवेयर। ऐसी और एक मेंटेन्ड, वेल डिसिप्लिन्ड आर्मी, मिलिट्री फोर्स दूसरी जगह हम लोगों को दिखाई नहीं देती है। दैट इज कोटेड बाय डॉक्टर विंसेंट एडम स्मिथ, एंड इट्स क्रेडिट गोज टू चंद्रगुप्त मौर्य एंड कौटिल्य। और कौटिल्य और चंद्रगुप्त मौर्य को ही इसका क्रेडिट जाता है। एंड स्टूडेंट, दैट वाज इट्स मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। तो आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप इनको को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लीजिए। और अराउंड 40 वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें एंशिएंट इंडिया में हम लोग ने वैदिक एज और इंडस वैली सिविलाइजेशन, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म का भी कुछ पार्ट हम लोग कवर कर चुके हैं। उन वीडियोस को आप जरूर देखें, और इससे आपको इस तरह की अच्छी और वैल्यूएबल वीडियोस मिलती रहेंगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।